नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन है। उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके कुछ कहे हुए शब्द याद आ रहा है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। राजनीति में विपक्ष को बोलने का हक होना चाहिए। अब रही बात ये कि आज पुण्यतिथि पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे भाजपा के लोग हैं पूरे देश में, और पूरा देश ही जगह जगह जो है श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया है। हर जगह जो है प्रोग्राम हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं 9 करोड़ किसानों के खाते में। पूरे देश में यही सभाएं लगाई जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सबको संबोधित करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान सरकार जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसान जो आंदोलनरत हैं, उन पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, उनसे बात क्यों नहीं कर रही है। कल कांग्रेस काफ़ी हमलावर हो गई। कांग्रेस विपक्ष की मुख्य पार्टी है और हमलावर हो गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन दिया। और रही बात ये कि जो राहुल गांधी जी हैं, राष्ट्रपति जी को जाकर ज्ञापन सौंपे। प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी वहाँ पर आए। कांग्रेस राजनीति कर सकती है, कोई भी राजनीतिक दल राजनीति कर सकती है, परंतु ये वे किसान हैं जो अन्नदाता हैं। कोरोना काल में मंदिर बंद हुआ, मस्जिद बंद हुआ, हॉस्पिटल बंद हो गए, स्कूल कॉलेज बंद हुए, लेकिन खेत लहलहा रहे थे और खेत जो है बिल्कुल खुला था। जीडीपी में भी जो एग्रीकल्चर है उसमें डाउनफॉल नहीं आया। अब प्रश्न यह उठता है कि इनकी सुनना चाहिए, सरकार को सामने जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान चाहे कम संख्या में हो, ज़्यादा संख्या में हो, अगर उनकी कुछ मांग है उस मांग को सुनना जरूरी है। जब हम अन्नदाता कहते हैं, प्रश्न ये उठता है कि जब हमने खंगालना शुरू किया, जो कुछ वीडियो वायरल हो रहा है और कांग्रेस के कार्यकाल में सुषमा स्वराज जी का एक बहुत अच्छा वीडियो सामने आया, जब उन्होंने कहा कि जब इन किसानों की बेटियों को शादी करना होता है, घर में त्यौहार होता है, तो ये आढ़ती के पास जाते हैं। इन्हें एटीएम कार्ड चलाना नहीं आता, एटीएम मशीन का इनको ज्ञान नहीं है। और मल्टीनेशनल कंपनी जब आप भेज रहे हैं, ये सुषमा स्वराज जी का अपना वक्तव्य है पार्लियामेंट में, और कांग्रेस से कह रहे थे कि जब आप मल्टीनेशनल को भेजेंगे तो एक नया बिचौलिया, एक नया वहाँ पर दलाल पैदा होगा। उस वक्त ये विरोध कर रहे थे। आज किसानों की क्यों नहीं सुन रहे हैं, या ये मैं कहूँ कि पहले वाली अब भाजपा नहीं रही। अब जो भाजपा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी द्वारा गाइडेड है, ये प्रश्न है। और रही बात ये, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके दीक्षांत समारोह में, और वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर से जितनी अपनी समीपता दिखाना होता है दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बचपन के मित्र हों। वो कह रहे थे कि सत्येंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो आईसीएस थे और वो अहमदाबाद में उनकी पोस्टिंग हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर का गुजरात कनेक्शन वो दिखा रहे थे। अब प्रश्न यह उठता है कि फिलहाल तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद रविंद्रनाथ टैगोर नज़र आ रहे हैं, जो उन्होंने अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ाई है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि जो 2021 के अप्रैल में जो चुनाव होना है, उस चुनाव तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो दाढ़ी बढ़ा कर रहेंगे। बिल्कुल लुक लग रहा है जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हों। उनका अपना एक तौर तरीका है जनता से कनेक्ट होने का, छात्र से कनेक्ट होने का। वो अपनी समीपता हर जगह दिखा देते हैं, हर राज्य में जहाँ जहाँ जाते हैं कोई न कोई कनेक्शन निकल जाता है। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जब किसान के फेवर में बात करती है और सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि केंद्र सरकार कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप किसानों से बात कीजिए और उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं उसको दूर कीजिए। मैं आपको उत्तर प्रदेश की घटना की तरफ लेकर चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से मांग किया
कि जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी के हों अथवा विपक्ष के, अगर राजनीतिक तौर पर उनको मुकदमे में बंद किए गए हैं, उनको जेल भेजे गए हैं अथवा उनके ऊपर मुकदमा डाला गया है, सरकार अविलंब इसको वापस ले। उसमें उन्होंने केवल बीएसपी की बात नहीं की, सभी विपक्ष और समेत जो है बीजेपी का भी। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने सत्ता पक्ष को भी शामिल कर लिया। जाहिर सी बात है कि जब आप पॉलिटिकल राइवलरी देखते हैं, जब आप देखते हैं कि राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता और उसके आधार पर जब आप मुकदमा डालते हैं तो सरकार से मांग करनी पड़ती है। और विपक्ष में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं बहन मायावती जी, उन्होंने ऐसा मांग किया है तो यह मांग सराहनीय है। अब आपको मैं बताऊं, जो बिहार की राजनीति में आए दिन समस्याएं हो रही है, समस्या यह है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है जल संरक्षण पर इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि राज्य में कितने नलकूप हैं इसकी गिनती कराई जाए। तमाम नलकूपों को गिनती कराकर और आगे से कोई बोरिंग करवाएगा तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और रही बात ये, अगर बगैर लाइसेंस का बोरिंग करवाता पकड़ा गया तो 50,000 रुपये जुर्माना करेंगे। और ये सारा प्रस्ताव उन्होंने कैबिनेट के पास भेजा है, इसके ऊपर मुहर लगनी है। प्रश्न यह उठता है कि जल संरक्षण अच्छी बात है, इसके और तौर तरीके हो सकते हैं। क्या बिहार की जनता अब अपने घर में एक हैंडपंप गाड़ने के लिए क्या लाइसेंस लेगी? क्या लाइसेंस लेकर ही सारा काम होगा? जल संरक्षण का और कोई रास्ता नहीं है। आपको बता दें, जल संसाधन विभाग जो बिहार का है, उनके दफ्तरों में आदमी आपको नहीं मिलेंगे। प्रखंड में जब आप जाएंगे वहाँ कर्मचारियों की कमी है, हर विभाग हिला हुआ है। अगर आप किसी अनुमंडल कार्यालय, बिजली कार्यालय में पहुंच जाते हैं, वहां पर आपको जेई नहीं मिलेगा, एसडीओ नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर खड़ा रहता है, उसके लड़के खड़े रहते हैं और जो ऊपर से कमान काटी जाती है वहाँ जाकर कार्य करता है। अगर आपके घर के आगे ट्रांसफार्मर है, कोई पोल है, अगर तार गिर जाए, आग लग जाए उस बिजली से, विभाग जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा ये ध्यान देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के पास ऑर्डर नहीं होता कि वो जाकर अपना काम कर सके। बिहार के राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हमने बिल्कुल नई व्यवस्था की है, सर्वे तो हो ही रहा है, जितनी भी जमाबंदी होगी ज़मीनों की, जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के बाद ऑटोमेटिक जो है दाखिल खारिज हो जाएगा, सीओ के पास मैसेज पहुंच जाएगा और अविलंब दाखिल खारिज होगा, आपके नाम से रसीद कटेगा, ईटीएस मशीन लगाकर ज़मीन की मापी करवा ली जाएगी। प्रत्येक ज़िला, जो 38 ज़िले हैं बिहार में, और उन ज़िलों में प्रत्येक ज़िला के डीएम कार्यालय में ऑटोमेटिक जो है मैप होगा। आपको नक्शा खोजने की अब ज़रूरत नहीं होगी अपनी ज़मीन की नापी के लिए, क्योंकि सब कुछ हम ऑनलाइन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब हम आपको विदेश की खबरों की तरफ लेकर चलते हैं। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहाँ अकेले तानाशाह हो गए केपी शर्मा ओली, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और रही बात, ये आपको पता होगा कि नेपाल में अभी कुछ दिन पहले ही जो सदन भंग कर दिया गया, वहाँ की जो पार्लियामेंट भंग कर दी गई, लेकिन अभी केपी शर्मा ओली के हाथ में पूरा नेपाल है। वो किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है। केपी शर्मा ओली तब बने थे देश के प्रधानमंत्री, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री, जब उनसे एक समझौता हुआ था पुष्प कुमार दहल प्रचंड से। अब पुष्प कुमार दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली आमने सामने आ गए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में बटी हुई है और जो वहाँ का कार्यभार सब कुछ अभी केपी शर्मा ओली के हाथ में है। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ राजाओं का राज हुआ करता था और इस तरह से धीरे धीरे वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। अभी भी संविधान में संशोधन हो रहे हैं। जो नेपाल का वर्तमान संविधान है, वहाँ की जनता उससे संतुष्ट नहीं है। कई बार नेपाल में इस तरह के आंदोलन शुरू हुए, माओवादी आंदोलन, जिसके नेता हुआ करते थे पुष्प कुमार दहल प्रचंड।
प्रश्न यह भी उठता है कि नेपाल के संविधान में जो नेपाल का तराई क्षेत्र है, जनकपुर का एरिया जो जयनगर से लगता है, यानी जो भारत से जितनी भी सीमावर्ती क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र को इग्नोर किया गया। जितने भी वहाँ पर सदन के सदस्य होते हैं वो ऊपर के होते हैं, तराई क्षेत्र से बहुत कम पाए जाते हैं। और ये संघर्ष हमेशा चलता रहा, बीच बीच में बातचीत होती गई और संघर्ष विराम हुआ। नेपाल अभी भी अस्थिर है, वह तो इंडिया क्या चाइना का भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी राजनीतिक हलचल मची हुई है, यह देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी हर जिला में अपना नए कार्यकर्ता अभियान पर निकल चुकी है। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 के 75 जिला अध्यक्ष को एक्टिव किया हुआ है, उनसे कनेक्ट रहते हैं और गांव गांव प्रखंड प्रखंड बसपा का जो है नया कार्यकर्ता बनाओ अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बहुत सारे फोटोज़ हमें भेजे गए, बताए गए कि वहाँ से जो है कार्यकर्ता अभियान काफ़ी तेज हो चुका है। 2022 की तैयारी इनकी करीब करीब शुरू कर दी गई है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक मुख्य पार्टी है और इस बार इनकी तैयारी ऐसी है कि भाजपा को टक्कर देकर शासन और सत्ता में आना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ छोटे मोटे दल जो हैं अपना गठबंधन भी बना रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से अगर हमें देखने को मिलता है तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर कार्यकर्ता अभियान, लोगों से मिलना, उसकी तकलीफ़ सुनना और हर जगह जाकर नए पुराने कार्यकर्ता से बात करना, ये बसपा ने शुरू किया है। भीम राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये ओबीसी समाज को जो है काफ़ी काबू कर रहे हैं, उनसे जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे बहुजन समाज पार्टी को लोग इस तरह से लेकर चलते हैं कि SC ST वर्ग जो दलित वर्ग है इनके कोर वोटर हैं, परंतु इस बार तैयारी कुछ दूसरे टाइप की लग रही है। ये ओबीसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, उनको अपने पार्टी से पूरी तरह से जोड़ना चाहते हैं। उधर सतीश चंद्र मिश्रा और जो भी उनके टीम हैं, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, सब जगह से कनेक्ट हो रहे हैं। इनके एक नेता हैं सुधींद्र भदौरिया जी, वो क्षत्रप समाज को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बनारस मंडल को ले लें, गाजीपुर की तरफ चले जाएं अथवा बलिया चले जाएं, हर जगह बसपा एक्टिव हो चुकी है और इस तरह से खबरें निकल कर हर ज़िले से आ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।